हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीकॉम स्टडीज़ पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम जो बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के आगे के यूनिट्स, आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सारी जो वीडियोस है 3 वीडियोस इस जो हमारा कंपनी लॉ है उसकी रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड की हुई है। जो चैप्टर 1 है यूनिट 1 का, 2 है चैप्टर यूनिट 1 का और चैप्टर 3 है। ये 3 चैप्टर यूनिट 1 के मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी बात बताना चाहूँगी, जिन भी मैं आपको बता रही हूँ कि जिन भी नोट्स से मैं आपको पढ़ाती हूँ वो वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। वेबसाइट का नाम है bcomstudies.co.in पे। आप ऑफिशियल वेबसाइट है बीकॉम स्टडीज़ की, वहाँ जाके आप जो है चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको सारी वेबसाइट के ऊपर गो थ्रू करवा देती हूँ। तो सबसे पहले सर्च कीजिए bcomstudies.co.in। क्लिक करते ही जब आप ये सर्च करते हैं आप बीकॉम स्टडीज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, www.bcomstudies.co.in वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सिंपली जाइए मेन्यू बार पे। मेन्यू बार पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिखता है ब्लॉक के नीचे बीकॉम कोर्स का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होकर आएगा। एक तरफ आप देख रहे होंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का। ये जो क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल निकला था ये वीडियो। काफ़ी बच्चों के हमारे पास कमेंट्स भी आए थे और काफ़ी बच्चों ने हमें ये चीज़ कही भी थी कि मैम काफ़ी हेल्पफुल थी आपकी ये वीडियोस और काफ़ी अच्छा यूनिट था। इसमें क्या रहता है, बेसिकली हमने जो ये वीडियोस बनाई थी वो इस रिगार्डिंग भी बनाई थी कि कैसे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं पेपर में। अब जो है कंपनी लॉ जो एक ऐसा पेपर है, अगर आपको यहाँ पे सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे आप गलत सेक्शंस मत लिख के आइएगा। भले ही आप सेक्शंस लिखें ना, लेकिन आप गलत सेक्शन मत लिखिएगा। बट ऐसा पेपर का फॉर्मेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उससे अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ना करते हुए आपका जो एग्जामिनर है वो आपको 5 मार्क्स तो दे ही दे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन होता है मार्क्स का। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपका आंसर रिप्रेजेंट करना अच्छे से आता है, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर है, तो आपको मे बी 7 और 8 भी मिल सकते हैं। बट 8 मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, 8 आउट ऑफ 8। ठीक है, बट कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है। तो जैसे ही मैंने कंपनी लॉ का ये बीकॉम कोर्स का ये पेज ओपन करा है, यहाँ पे आपने देखा कि चैप्टर 1 कंपनी मीनिंग एंड इट्स नेचर्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है। टाइप्स ऑफ कंपनीज मैंने कवर करवा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैंने क्लियर करवा दिया है। यहाँ पे जाके आप इजीली इन पे पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूँगी चैप्टर 2 नहीं, यूनिट 2 चैप्टर 4 की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे लैंड करेंगे। आई थिंक मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है इस वजह से। ओके, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये होता क्या है, हमने बहुत बार पढ़ा है पीछे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके बाद ही आएगा। बट पहला जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है किसी भी कंपनी का। तो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, आप क्लिक करके यहाँ पहुँच सकते हैं, बट मैं स्क्रॉल अप करके प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर्स। पहला यूनिट था इंट्रोडक्शन, अब यूनिट नंबर 2 है डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर्स। इसका चैप्टर 4 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब व्हाट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ नथिंग, मैं आपको बताना चाहूँगी, कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जो रिलेशनशिप बताता है कंपनी का और आउटसाइडर्स का। होता क्या है इसमें, आप देखिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज अ मेन प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट इट। इट इज such also regarded as a life-giving document or a character of the company, fundamental conditions on the basis of which the company is allowed to come into existence. All such conditions are ultimately necessary for the interest of all the parties going to deal with the company in future. These parties may be creditors and that the general public or the shareholders. कहा क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। कैसे एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट या फिर एक मेन डॉक्यूमेंट कैसे है,
तो क्यों, क्योंकि इसके बिना एक कंपनी रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती है, ठीक है। MOA इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन अ कंपनी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनी के एक बारे में सारे करेक्टरिस्टिक्स बताता है कि कंपनी का करेक्टर क्या है, किस चीज़ में कंपनी डील करेगी, उसके फंडामेंटल कंडीशंस, मतलब उस चीज़ को डील करने के लिए कंपनी को क्या क्या अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कंपनी को क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी, क्या क्या उसके गोल्स हैं वो अचीव करने के लिए उससे क्या क्या स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। और फ्यूचर में वो किस किस पार्टीज से, जैसे क्रेडिटर्स के साथ, डेटर्स के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, किन किन के साथ डील करेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पर्पस सर्व्ड बाय अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है MOA की, और सबसे बड़ी बात की है कि क्यों सर्व किया जाता है ये। इट लेज डाउन द पावर एंड लिमिट्स ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये बताता है कि कंपनी के क्या क्या पावर्स है और उन पावर्स के अगेंस्ट कंपनी नहीं जा सकती, अगर जाती है तो कंपनी पे जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। एनी एड्स ऑफ द कंपनी आउटसाइड द स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ ऑल आर रिगार्डेड एज वॉइड। उसके अलावा देखिए जहाँ पे क्लियरली बताया है कि अगर अपने पावर्स बियॉन्ड द पावर्स, इसको हम अल्ट्रा वायर्स भी कहते हैं, इसके अगर बियॉन्ड जाती है, अपने पावर से अगेंस्ट जाती है, तो क्या होता है कि कंपनी के जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो सारे क्या होता है, वो वॉइड माने जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं। The memorandum of association is a public document and is open for the inspection by any person, even from the public, all those dealing with the company and presumed to have gone through it, and it resumes the knowledge of the contents if it through the memorandum of association that all those dealing with the company are enabled to know what the permitted range of the company is। अब क्या होता है कि जो कंपनी है, जो भी मैं ये कहूँ इन फ्यूचर जो भी लोग उनसे डील करने वाले हैं, जो भी कस्टमर्स या फिर जो भी शेयर होल्डर्स, जो भी इन फ्यूचर जो भी पर्सन उनके साथ डील करने वाले हैं, अगर उनको कंपनी की पोजीशन के बारे में जानना है कि कंपनी किस पोजीशन में है, कंपनी के पास क्या क्या पावर है, कंपनी की रेंज कितनी है, ठीक है, तो वो जाके MOA चेक करेंगे। लेट सपोज मैं एक कंपनी है उसका MOA चेक करना चाहती हूँ, सो आई कैन ईजिली, अगर मैं उसके शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, सो दैट आई कैन ईजिली चेक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्वेश्चन कई बार पेपर में देखने को मिलता है, बट ये क्या होता है, मर्ज करके दे दिया जाता है, व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो कंपनी है, सॉरी MOA है, उसके काफ़ी क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज बेसिकली क्या होता है कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला आता है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी है, इधर वो प्राइवेट कंपनी है, इधर वो पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना मस्ट होता है, और वो पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना मस्ट होता है, ठीक है। तो अगर जब तक और नेम क्लॉज में क्या होता है कि एक और चीज़ मेंशन होती है कि जो भी नाम होता है वो किसी भी कंपनी के, और ऑलरेडी कोई कंपनी है जो ऑलरेडी इस नाम से एग्जिस्टेंस में है, उसके टू क्लोजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज कोई कंपनी है गूगल, आपको इसके नाम पे टूगल खोलना चाहता है, सो नहीं खोल सकता क्योंकि ये जो है गूगल से एकदम लाइक सिमिलर है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो नाम है वो अनडिज़ायरेबल नहीं हो, जैसे वॉर, क्वीन, किंग, क्राउन, ऐसे कुछ जो नाम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करे हुए हैं, सो वो भी वो अनडिज़ायरेबल नेम भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नाम होता है, हो सकता है जैसे प्राइवेट कंपनी ओपन कर रही है लेकिन वो गवर्नमेंट के नाम से ओपन कर रही है, सो डैट वो भी वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नाम होगा कंपनी का वो एक मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा होगा, ये बात नेम क्लॉज के अंदर लिखी होती है, ठीक है। अब जो सेकंड है सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ये सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या होता है, द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। लेट सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी की 10 ब्रांचेस है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा, मेन ऑफिस तो होगा, तो उसका एक कंप्लीट एड्रेस, एग्जिट एड्रेस उसके MOA में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ें बोली हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है बेसिकली कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक परचेज़ की कंपनी है तो वो क्या परचेज़ करेगी, उसको अचीव करने के लिए उसे क्या क्या चीज़ें हैं जो है टास्क वो कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। तो MOA में ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्टिव बेसिकली कंपनी का क्या है वो लिखा होता है।
लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है कि जो कंपनी है वो कैसी कंपनी है, ठीक है, लाइबिलिटी क्लॉज बताया जाता है। तो कंपनी होता है एवरी कंपनी मस्ट वेदर द लाइबिलिटी इज अ नंबर इज लिमिटेड बाय शेयर्स। 2 तरीके का मैंने बताया था, 3 तरीके का बताया था, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। तो वहाँ पर लाइबिलिटी क्लॉज में ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। फिर आता है कैपिटल क्लॉज की बारी। तो यहाँ पर ये बताया होता है कि जो भी ऑथराइज कैपिटल है या नॉमिनल कैपिटल है कंपनी की वो कितनी है, वो रजिस्टर्ड कितनी है, तो वो सारी चीज़ें हमारी कैपिटल क्लॉज में आती है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है या एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है? इन दिस क्लास द पर्सन इंक्लूडिंग अ बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिक्लेयर टू डिजायर द फॉर्म इनटू अ कंपनी एंड एग्री टू टेक द शेयर इंडिकेट द अपोजिट टू देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ रिलेटेड टू अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज एंड ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर किसी को अल्टरेशन करना है अपने नेम क्लॉज के अंदर, लेट सपोज आज एक कंपनी है वो अपना नेम बदलना चाहती है कंपनी का, तो उसके लिए वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या अल्टरेशन करेगी। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी अल्टरेशन करना होता है MOA के अंदर, सो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा उसमें इशू आ जाता है क्योंकि सबसे पहले जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अप्रूवल आना इम्पॉर्टेंट होता है, राइटिंग में रिटर्न में अप्रूवल आना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अ चेंज इन नेम इन्वॉल्विंग इनटू आ डिलीशन, चाहे नाम में कुछ डिलीट करना है, चाहे कुछ ऐड करना है, तो वहाँ पे क्या है कि चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, तो उनके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल आने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिएगा डिटेल में। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ अल्ट्रेशन करना है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो ये इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि अगर एक ही शहर के अंदर है, एक शहर से दूसरे शहर करना है या एक सिटी से दूसरी सिटी करना है, तो क्या क्या वो है हमारे, ये भी सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ईजी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्सप्लेन द लॉ, बताइए ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना है तो अगर किसी को अपना ऑब्जेक्टिव बदलना है कंपनी का तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। फिर कैपिटल क्लॉज में अल्ट्रेशन करने के, फिर लाइबिलिटी क्लॉज में, मतलब जो हमने पढ़ा था वही चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है क्या? अल्ट्रा वायरस मीन्स, अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस मीन्स होता है पावर्स। जब भी कोई कंपनी या कोई पर्सन अपने पावर से बियॉन्ड चला जाता है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। एक्शन आउटसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। एक कंपनी है अपने MOA में जो लिखा है उससे अगेंस्ट ही कुछ और कर रही है, मतलब वो नहीं, उससे हटकर ही कुछ और कर रही है जो उसके उस ऑब्जेक्टिव को रिलेटेड नहीं है, कंपनी का नाम लेके वो परफॉर्म कर रही है, तो वो चीज़ें है अल्ट्रा वायरस। The doctrine of ultra vires state that all the acts which is beyond the power of the company, that is which is not stated in the objective clause of the memorandum of association is wholly incorporated and void. Consequently, it does not binding the company. Moreover, the whole body of the shareholders cannot rectify it. अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्लोज में लिखा था कुछ और, लेकिन कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा था, लेकिन कंपनी कर कुछ और रही है वर्क, तो वहाँ पे जो भी वो एक्टिविटी कर रही है वो एकदम वॉइड मानी जाएगी। और उसके लिए क्या है, उसके जो शेयर होल्डर्स है वो भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं फिर अपने आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। The doctrine of ultra vires has been establishes power securities to the investors and the creditors of the company for provide the ultra vires security shall not be financed out of their money and their money shall be utilized in a specific area only the consequently it will the risk their investment fees। अब क्या है कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसका एक पर्टिकुलर यूनिट में काम है, अब वो उसके हटकर कंपनी का नाम यूज़ करके दूसरी चीज़ में भी वर्क कर रही है और वहाँ से भी प्रॉफिट कमा रही है। अब मान लीजिए पता चल जाता है कि ऐसा कुछ इंस्पेक्शन के थ्रू पता चल जाता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तो वहाँ से जितनी भी इनकम होगी ना, तो वो सारी चीज़ें क्या कर दी जाएगी, इनकम को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से जो है क्या कहते हैं, जो मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर। इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। अगर एक अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही है उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहला होता है इंजेक्शंस। इंजेक्शन क्या होता है, इन द केस ऑफ कंपनी इज अबाउट अंडरटेक द अल्ट्रा वायरस एट द मेंबर कैन गेट एन ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन फ्रॉम द कोर्ट रिस्ट्रेनिंग द कंपनी कैन बी गोइंग अहेड विद द अल्ट्रा वायरस एक्ट।
हो सकता है कि जो मेंबर्स होते हैं अगर देखिए इंजेक्शन क्या होता है, इन केस ऑफ द कंपनी इट इज़ ऑल अबाउट द अंडरटेकन द अल्ट्रा वायरस इट द मेंबर कैन गेट एन ऑर्डर टू इंजेक्शन फॉर इंजेक्शन फ्रॉम द कोर्ट। कंपनी को ही जो है कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है, मेंबर्स को ऑर्डर आ जाता है कि भाई उनकी जो कंपनी है उसको रिस्ट्रेन कर दिया है कंपनी को, अब वो जो है वो अल्ट्रा वायरस एक्टिविटीज़ के पकड़े जाने पे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल लाइबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई कंपनी में कुछ हो रहा है बियॉन्ड द कंपनी, अब कंपनी तो खुद कुछ कर नहीं रही है ना, वहाँ पे मेंबर्स रखे हुए हैं जो ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अगर इस केस में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के वो पर्सनली लाइबल होंगे इस चीज़ के लिए, और जो भी लॉसेस होगा वो डायरेक्टली को जो डायरेक्टर्स हैं उनको डायरेक्टली खुद ही पे करना होगा। ब्रीच ऑफ वारंटी एंड अथॉरिटी, यहाँ पे क्या है, वारंटी का ब्रीच हो जाता है, अथॉरिटी का ब्रीच हो जाता है। मतलब इट इज़ अ जनरल लॉ ऑफ एजेंसी that an agent must only act within the scope of its authority, so he goes beyond it outside he become personally liable toward the third party। लेट सपोज दो पार्टी इन्वॉल्व हैं एक चीज़ में, एक कंपनी है उससे डायरेक्ट डील कर रही है, एक थर्ड पार्टी से कंपनी डील कर रही है। वहाँ पे क्या होता है कि ऐसी कुछ भी एक्टिविटी हो जाती है जो एक पर्सन के लेट सपोज डायरेक्टर के अथॉरिटी से बाहर थी लेकिन फिर भी वो चीज़ हो रही है, तो इस चीज़ के लिए जो भी डायरेक्टर्स हैं वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी एक्सटेंड हो जाएगी। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल वॉइड इन लॉ। कंपनी के एमओए में जो चीज़ नहीं लिखी है, जो उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में या ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखी हुई है, फिर भी वो चीज़ हो रही है, तो कंपनी की लॉ की नज़रों में वो चीज़ वॉइड होती है और वहाँ पे स्ट्रिक्टली उस चीज़ को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाता है। अल्ट्रा वायरस टॉर्ट क्या होता है, इफ़ कमिटेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वाइल परस्यूइंग इट्स ऑब्जेक्टिव इज इन द फोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट देन कंपनी इज हेल्ड लायबल। इफ एनी टॉर्ट्स आर कमिटेड वाइल एक्टिंग आउटसाइड द ऑब्जेक्ट देन द कंपनी इज नॉट लायबल। All ultra-vires acts are null and void, therefore any such acts cannot be rectified by the company even by unanimous approval of the shareholders or members। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय ये चीज़ कमिट करता है कि जो भी चीज़ हो रही है, ठीक है, वो सही नहीं हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी, लेट सपोज मैं ये सिंपल कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक पर्सन को पता है कि इस कंपनी में ये चीज़ें गलत हो रही है, एमओए में चीज़ नहीं लिखा है और वो पर्सनली उस चीज़ को अगेंस्ट करता है, तो वो उस चीज़ का लायबल नहीं होता है। बट वो अगर उसे पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, बियॉन्ड द पावर्स हो रही है, फिर भी वो चीज़ कंपनी में परफॉर्म की जा रही है, तो वहाँ पे वो पर्सनली लायबल होता है। फिर भले ही वहाँ के शेयर होल्डर्स हों कंपनी के, चाहे मेंबर्स हो, चाहे वो अप्रूवल क्यों ना दे इस चीज़ के ऊपर कि नहीं हम इसको सही कर देते हैं, ऑल्ट्रेशन कर क्यों ना दे, फिर भी वो चीज़ नल एंड वॉइड ही होगी। इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 का। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, रेड बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि ऐसे ही यूज़फुल और आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी जहां पर आप स्टडी के थ्रू मोटिवेट हो सकते हैं। आपके जो कम दिन भी रह रहे हैं फिर भी आप अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो ईजिली अच्छे खासे मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।